अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे हाइटल हार्निया को कि हाइटल हार्निया क्या होते हैं। बेसिकली हाइटल हार्निया को समझने के लिए हम सबसे पहले हार्निया को डिस्कस करेंगे कि हार्निया क्या होते हैं। हार्निया वो कंडीशन है जब हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, टेस्टिकल्स और इसके अलावा स्टमक वगैरह, ये जब ऑर्गन अपने असली हालत यानी कि असली पोजीशन जहाँ पर ये लाए होते हैं, जहाँ पर ये पड़े हुए होते हैं, जब वो उस जगह को डिस्प्लेस करे या डिसलोकेट करे, अपने असली हालत से किसी और जगह मूव करे, तो इस कंडीशन को हम हार्निया कहते हैं। हार्निया की बहुत सारी कॉसेस हैं, डिफरेंट हार्निया की डिफरेंट कॉसेस है, लेकिन आज हम हाइटल हार्निया को डिस्कस करेंगे। तो हाइटल हार्निया वो कंडीशन है जब हमारे मैदे का ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम कार्डिक एंड कहते हैं, वो हिस्सा हमारी छाती के अंदर इंटरनली जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, एक पर्दा कहते हैं, उस पर्दे के अंदर अंदर आके हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर दाखिल हो जाता है। इस कंडीशन को हम हाइटल हार्निया कहते हैं। हाइटल हार्निया इज़ अ कंडीशन इन विच द अपर पार्ट ऑफ योर स्टमक bulges थ्रू एन ओपनिंग इन योर डायफ्राम। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हाइटल हार्निया वो कंडीशन है जब हमारे मैदे का ऊपर वाला हिस्सा हमारे छाती की तरफ, हमारे चेस्ट के इनसाइड डायफ्राम एक पर्दा होता है, उसके अंदर दाखिल हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइटल हार्निया कहते हैं। जो डायफ्राम होता है वो 3 मसल्स, इंतहाई बारीक मसल से बना हुआ होता है, और इसने हमारे एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को डिवाइड किया होता है। हाइटल हार्निया जो है वो स्टमक के ऊपर वाले हिस्से में अमूमन कॉज होती हैं, यानी कि स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है और थोरेसिक कैविटी के अंदर दाखिल हो जाता है। यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हो कि जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम के अंदर मैदे का ऊपर जो बैलून लाइक, गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मैदे का जो यहाँ पर नॉर्मल फिगर है, इस नॉर्मल फिगर को भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एबनॉर्मल फिगर को भी देख सकते हो। इसमें जो डायफ्राम मौजूद है, डायफ्राम के अंदर मैदे का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो डिसलोकेट कर गया है, और इस कंडीशन को हम हाइटल हार्निया कहते हैं। टाइप्स ऑफ हाइटल हार्निया। अब हाइटल हार्निया की 2 बेसिक टाइप्स है। सबसे पहले टाइप जो है वो स्लाइडिंग हाइटल हार्निया है। स्लाइडिंग हाइटल हार्निया वो हार्निया है जिसमें स्टमक का अपर पार्ट एसोफेगस के साथ डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि जो अपर पार्ट होता है, जो कार्डिक एंड होता है या जो एसोफिगल एंड होते हैं, जहाँ पर स्टमक के अंदर एसोफेगस दाखिल होता है, वो हिस्सा डायफ्राम के अंदर शिफ्ट हो जाता है एसोफेगस के साथ। और जबकि जो दूसरा है जिसे पैरा एसोफिजियल हाइटल हार्निया कहते हैं, इसमें एसोफिगस के अलावा, यानी कि एसोफिगस के बजाय सिर्फ मैदे का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो डायफ्राम के अंदर शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पर एसोफिगस की ब्लॉकेज भी होती है, तो ये मोर डेंजरस होता है देन स्लाइडिंग हार्निया। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया स्लाइडिंग हार्निया क्या होता है और पैरा एसोफिजियल हार्निया क्या होता है। स्लाइडिंग हार्निया में क्या होता है, द स्टमक एंड द सेक्शन ऑफ द एसोफेगस दैट जॉइंस द स्टमक स्लाइड अप इनटू द चेस्ट थ्रू द हाइटस। हाइटल हार्निया में ये होता है कि स्लाइडिंग, यानी कि जो स्लाइडिंग हार्निया है, इसमें ये होता है कि एसोफेगस का वो पोर्शन जो मैदे के अंदर दाखिल होता है वो ऊपर चेस्ट के अंदर डायफ्राम के अंदर शिफ्ट हो जाता है अलॉन्ग विथ एसोफेगस, और इस कंडीशन को हम स्लाइडिंग हाइटल हार्निया कहते हैं। जबकि जो दूसरा है पैरा एसोफेजियल हाइटल हार्निया, इसमें क्या होता है, स्टमक जो है ये ऊपर बल्जिस होता है, ऊपर दाखिल होता है बिसाइड द एसोफेगस, एसोफेगस के अलावा। इसकी कॉजेज़ क्या है, तो यहाँ पर जो हाइटल हार्निया है इसकी कॉजेज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो एज रिलेशन है, यानी कि उम्र के साथ भी इसका ताल्लुक होता है। जैसे कि उम्र ज़्यादा होती है तो उसमें डायफ्राम के मसल्स मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं, और जब कफिंग होती है या हेवी लिफ्टिंग, यानी कि ज़्यादा जो वज़नी काम होता है या वज़न उठाना, उससे भी हमारा स्टमक जो है वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर डायफ्राम के अंदर। इसके अलावा इंजरी टू द एरिया, एग्जांपल एनी ट्रामा और सर्जरी एकर्स, जब कोई ट्रामा होता है, हादसा, एक्सीडेंट वगैरह, उसके नतीजे में भी ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ जो सर्जरी होती है डायफ्राम की सर्जरी, या इसके अलावा इसके रिलेटेड ऑर्गन्स जो है उसकी सर्जरी होती है, अंदर से जो कटिंग होती है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि हाइटस पोर्शन ऑफ द स्टमक जो है वो शिफ्ट हो सकता है ऊपर थोरेसिक कैविटी के अंदर। तीसरे नंबर पर जो है वो है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, पैदाइशी तौर पर भी हो सकता है। एक्सेसिव कफिंग, वोमिटिंग, यानी कि ज़्यादा कफ, खांसी, और इसके अलावा वोमिटिंग, यानी कि मतली हो जाना, उल्टियाँ वगैरह, इससे भी हाइटल हार्निया का हो सकता है। स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉल मोमेंट, यानी कि जब बॉल मोमेंट से मुराद है कि जब हम स्टूल पास करते हैं तो उसमें कंस्टिपेशन, अमूमन कब्ज़ की वजह से जब जो फोर्स लगता है बॉल की पैसेज के लिए, तो वो भी इंटेस्टाइन में जो कंट्रैक्शन है वो पैदा होती है, और वो कंट्रैक्शन जो है स्टमक को प्रोपल करती है एसोफेगस की तरफ, हाइटल हार्निया कॉज करवाती है।
यानी कि स्टमक जो है वो प्रोपल हो जाता है ऊपर डायफ्राम के अंदर, और इसकी वजह से भी हाइटल हार्निया कॉज हो सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइजिंग हो गया, हैवी एक्सरसाइज करना या ज़्यादा वजन उठाना, ये भी इसके कॉजेज़ में शामिल है। और सातवें नंबर पर ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी इसके कॉजेज़ में शामिल है। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात अगर करें तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या होगा, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स मीन्स के कोई पॉजिटिव एजेंट आएगा जैसे कि वेट लिफ्टिंग, और इसके अलावा एक कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपके मैदे के ऊपर बोझ डाले, आपके मैदे के ऊपर जोर डाले, जैसे कि कंस्टिपेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया। इसके नतीजे में क्या होगा, एसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन जो जंक्शन होता है जहाँ पर एसोफेगस मैदे को ज्वाइन करता है, तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा। जब वो डिस्प्लेस हो जाएगा तो एसोफेगल प्रेशर क्या हो जाएगा, एसोफेगल प्रेशर जो है वो लोअर हो जाएगा, और इसके साथ साथ एसोफेगस की जो ओपनिंग होगी, क्योंकि अब तो वो शिफ्ट हो चुका है तो वो लार्ज हो जाएगा, और इसके नतीजे में स्टमक का पोर्शन जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो इसके नतीजतन जो है हार्ट बर्न और चेस्ट पेन होगा, जो कि हाइटल हार्निया के सिम्टम्स में शामिल है। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइटल हार्निया को अगर हम पढ़े, इसके अलामात क्या है, तो सबसे पहले है हार्ट बर्न, यानी कि सीने की जलन इसमें शामिल है। दैट वोर्स वेन यू लाई इन डाउन, जब नीचे लाया होता है पेशेंट तो उसके नतीजे में जो हार्ट बर्न होते हैं वो मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि एसोफेगस के अंदर बेलून लैक स्ट्रक्चर बना होता है, मैदे का आधा हिस्सा जो है ऊपर छाती की तरफ शिफ्ट हो चुका होता है, और इसकी वजह से हार्ट बर्न जो है ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर है चेस्ट पेन और एपिगेस्ट्रिक पेन। एपिगेस्ट्रिक पेन वो पेन है जो एपिगेस्ट्रिक रीजन में पाया जाता है। एपिगेस्ट्रिक रीजन वो रीजन है जहाँ पर स्टमक पड़ा हुआ होता है। ट्रबल इन स्वेलविंग, इसका मतलब ये है कि निगलने में, खाना निगलने में, नवाला निगलने में दुश्वारी होगी। बिल्चिंग यानी कि कफिंग, हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आएगी। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, वेट लॉस, जो एंटासिड मेडिकेशन है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे ताकि पेशेंट को एसिडिटी ना हो, ऐसे मेडिसिन देने होंगे। और 3 हॉर यानी कि 3 घंटे कबल सोने से 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए, और खाना जो है कम मिकदार में खाना चाहिए। और जो डाइटरी हैबिट है यानी कि प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, और इसके अलावा जो हॉट, स्पाइसी और जंक फूड्स है उससे प्रिवेंट करना होगा, परहेज़ करना होगा। जबकि सर्जिकल मैनेजमेंट को देखें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, नाइजन फंडोप्लिकेशन एक सर्जिकल प्रोसेस है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी से कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो डैमेज पोर्शन होता है उसको रिमूव किया जाता है और स्टमक को वापस ला के एपिगेस्ट्रिक रीजन में सेटल किया जाता है थ्रू द नाइजन फंडोप्लिकेशन। ये नाइजन फंडोप्लिकेशन एक सर्जिकल प्रोसेस है जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। इसकी वजह से जो है हमारे जो स्टमक होता है जो हाइटल हार्निया कॉज करवाती है, यानी कि हाइटल हार्निया पोजीशन जो होता है उसको दोबारा जो है असली हालत में ले आते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट इसकी एक्चुअल रिकवरी सर्जिकल मैनेजमेंट है, यानी कि सर्जिकल मैनेजमेंट जो है इसका लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप हाइटल हार्निया की जो सिर्फ होम रेमेडी है इस पे को भी आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि किस तरह आप होम रेमेडी यानी कि घर में किस तरह आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो इसकी ट्रीटमेंट सिंपल है, यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर फिंगर को रखना है और उस फिंगर को डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ एपिगेस्ट्रिक रीजन में उसको दबा दबा के ले जाना है, ताकि यहाँ पर जो हाइटल हो, जो हाइटस पोर्शन है मैदे का, वो नीचे डायफ्राम से नीचे मूव हो जाए, ताकि जो सिम्टम्स है उस सिम्टम्स में कमी आ जाए। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, फ्रीक्वेंट और स्मॉल फीडिंग या मील्स, यानी कि वक्फे वक्फे से और कम मिकदार में खाना देना होगा मरीज़ को, ताकि वो एसोफेगस के साथ आसानी के साथ एसोफेगस के ज़रिए वो पास हो जाए। इसके अलावा ऐसे पोजीशन, मेंटेन पेशेंट पोजीशन बाय कीपिंग हेड एलिवेटेड, यानी कि पेशेंट के सर को जो है वो ऊपर रखना होगा ताकि बैक फ्लो, चूँकि यहाँ पर भी गड़ हो सकता है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स, एसिड दोबारा ओरल कैविटी के अंदर रिपल हो सकता है। तो इसको और इसके चांसेस को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट के सरहाने को बुलंद रखना होगा। और तीसरे नंबर पर है ऑक्सीजन सपोर्ट, अगर ऑक्सीजन की नीड होगी, पेशेंट को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन लाइन मेंटेन करना होगा। इसके अलावा फ्लूइड बैलेंस बॉडी के अंदर, यानी कि इनपुट और आउटपुट चार्ट को देखना होगा कि पेशेंट कितना इनपुट ले रहा है और कितना आउटपुट दे रहे हैं। इसके अलावा डाइटरी हैबिट्स, यानी कि पेशेंट को प्रॉपर और हेल्थी डाइट देना होगा। और ईटिंग मील्स, यानी कि पेशेंट को छठे नंबर पे ये लिखा है कि पेशेंट को आपने अवॉइड करना है 3 घंटे पहले खाने, यानी कि अक्सर ये होता है कि लेट नाइट ईटिंग करते हैं कुछ लोग, और उसके नतीजे में ये होता है कि जिससे खाना खाया तो डायरेक्ट सो जाते हैं। तो ये भी हाइटल हार्निया के कॉजेज़ में शामिल है, और इससे मैदा जो है मैदा अपसेट हो जाता है। तो मील्स को अवॉइड करना होगा 3 घंटे कबल सोने से। तो सोने से 3 घंटे कबल या 4 घंटे कबल जो है पेशेंट को चाहिए कि वो खाना खाए, और इस दरमियान खाना ना खाए, क्योंकि इससे मैदा जो स्टमक है वो अपसेट रहता है।
इसके बाद जो है राइट पोजीशन है, खाना खाने के बाद जो है राइट पोजीशन पे पेशेंट को जो है बिठाना है कम से कम 1 से 2 घंटे के तक, ताकि जो फूड पेशेंट ने खाया होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। इसके अलावा पेशेंट को आपने वेट लॉस का बताना है, ताकि पेशेंट वेट लॉस करे और उसके नतीजे में जो एक्सेस वेट है उसकी ब्रेकडाउन हो जाए। और एंटासिड मेडिसिन्स आपने देने हैं। देखो, जो जीआईटी के तमाम डिसऑर्डर हो गए उसमें एंटासिड जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एंटासिड जो है ये एसिड न्यूट्रलाइज़र है, इससे एसिडिटी कम होती है। हाई फाइबर डाइट पेशेंट को देना होगा। हाई फाइबर डाइट से आपके जो स्टूल के मूवमेंट है, जो पेशेंट की स्टूल की मूवमेंट होगी वो जो है बिल्कुल स्लो होगी, स्मूथ होगी और कंस्टिपेशन नहीं होगा। इसके अलावा हार्निया सपोर्ट जो बेल्ट आते हैं डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किए होते हैं वो प्रोवाइड करने होंगे पेशेंट को, और रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में पेशेंट को बताना होगा। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होगा, एक्यूट पेन होगा रिलेटेड टू स्वेलिंग एंड प्रेशर, क्योंकि थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर होता है और स्वेलिंग होती है तो उसकी वजह से शदीद पेन होगा। न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी कि पेशेंट जो है खाना कम खाएगा या पेशेंट जो है इस बारे में कंप्लेन करेगा क्योंकि उसको हाइटल हार्निया होता है, बॉडी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है लेकिन न्यूट्रिशन इम्पेयर्ड होता है। हाई रिस्क फॉर इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो गए रिलेटेड टू इन्वेसिव प्रोसीजर, जो प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से गेस्ट्रो जो यहाँ पर हाइटल हार्निया है उसकी रिकवरी होती है, उससे जो है हाई रिस्क पे पेशेंट होता है। इसके अलावा पेशेंट को जो है एस्पायरेशन के रिस्क पे होगा। पेशेंट का हार्ट बीट भी बढ़ सकता है, ऑक्सीजन लेवल भी डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि इम्पेयर्ड स्वेलविंग यानी कि जो निगलने का प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। और पेशेंट को इस बारे में नॉलेज डेफिशिएंट होगा, पेशेंट को इस बारे में पता नहीं होगा कि वो कौन सी डिजीज़ में आ चुका है या कौन सी डिजीज़ में वो मुब्तला है। सो आई होप कि आपने इस टॉपिक को इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा।